बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो एक है हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो बोलता था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्ड बनता है वो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल और लोन पेयर डोनेशन ऑफ लिगेंड के कारण बनता है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये कहता है कि ये जो बॉन्डिंग हो रही है ना, तो ना ये कोवैलेंट के कारण होती है ना ये ऑर्बिटल्स के ओवरलैप के कारण होती है, ये प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, मतलब कि दो एलिमेंट्स के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन के कारण होती है। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, अब देखिए ये थ्योरी क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लिख लीजिए, अकॉर्डिंग to this theory, according to this theory, ठीक, according to this theory, bonding in complex compound, bonding in complex compound, bonding in complex compound, bonding in complex compound is नॉट कोवैलेंट, ये कोवैलेंट नहीं है, इज़ नॉट कोवैलेंट और बाई ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग है ना। तो ये जो बॉन्डिंग है ये कोवैलेंट नहीं है ना, कंपाउंड इज़ नॉट कोवैलेंट, बॉन्डिंग इन is not covalent or by overlapping of orbitals है ना। it is purely, ये कैसी है, it is purely इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है। ठीक है, तो इसमें याद रखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू थ्योरी है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस बिटवीन द लिगेंड्स एंड द सेंट्रल मेटल एटम। There are two types of forces acts between metal and ligands directly attached to it, ligands directly attached। तो जो डायरेक्टली अटैच्ड लिगेंड होते हैं उनके बीच में दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। ठीक, दो टाइप के फोर्सेस है, एक है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि मेटल में पॉजिटिव आयन होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, लिगेंड नेगेटिवली चार्ज होगा, तो उनके बीच में अपोजिट चार्ज के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए। सेकंड फोर्स ऑफ रिपल्सन हो। अब फोर्स ऑफ रिपल्सन क्यों होगा, क्योंकि मेटल के डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिगेंड्स में भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो जाता है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो इनके हिसाब से दो टाइप के फोर्स वर्क करते हैं लिगेंड और मेटल के बीच, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ रिपल्सन, जिसमें ये थ्योरी मेनली फोर्स ऑफ रिपल्सन में फोकस करती है ना। दिस थ्योरी मेनली फोकसेस ऑन फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो इसमें लिख लीजिए दिस थ्योरी मेनली फोकसेस ऑन फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ रिपल्सन में ये फोकस करती है, फोर्स ऑफ रिपल्सन
ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन में फोकस करती है। ठीक है, तो ये हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो इनके हिसाब से जो लिगेंड्स है और मेटल होते हैं उनके बीच में कोई ना कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना वहाँ पे कोई ओवरलैपिंग होती है, वहाँ पे सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, इट इज़ प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, सीधा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वहाँ पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि वो दो टाइप का, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा, लेकिन ये थ्योरी मेनली रिपल्सन फोर्स पे फोकस करती है कि लिगेंड और मेटल के बीच में रिपल्सन होता है। ठीक है, अब रिपल्सन क्यों होगा, तो देखिए इसी को कंटिन्यू कर लीजिए। देखिए इसी के आगे हम लोग लिख लेते हैं रिपल्सन फोर्स, इसी में आगे लिख लीजिए रिपल्शन इज ड्यू टू द, अब रिपल्सन क्यों होगा, रिपल्सन इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल, ड्यू टू द electrons of d orbital due to the metals, ऐसा लिख लीजिए due to the metals d orbital electrons, है ना। तो मेटल के जो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स उनके बीच में, एंड लोन पेयर है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ प्रेजेंट, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन लिगेंड्स। तो लिगेंड्स के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के कारण इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन इज ड्यू टू द मेटल्स डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑन लिगेंड्स। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। ठीक है, तो ये रिपल्सन मेनली वर्क करता है लिगेंड्स और मेटल के बीच में। ठीक है, देखिए इसको याद रखिएगा। अब हम लोग डी ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं ना, मेटल के डी ऑर्बिटल की। तो लिखिए देखिए देयर आर 5 ऑर्बिटल्स, लिखिए देयर आर 5 ऑर्बिटल्स, देयर आर 5 ऑर्बिटल्स इन डी, है ना, ऐसा लिखिए देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स, है ना। अब डी 5 ऑर्बिटल होते हैं मेटल के, है ना, देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स इन मेटल, मेटल के डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, देखिए तो इसको, है ना, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर, है ना। ऑल आर ओरिएंटेड, है ना। अब देखिए इनका हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखिए एक हम लोग का डी एक्स वाई होगा, तो जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो जो डी एक्स वाई होता है, देखिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं। एक हम लोग का डी एक्स वाई हो गया, एक हम लोग का डी वाई जेड हो गया, एक हम लोग का डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, एक हम लोग का डी जेड स्क्वायर हो गया, 1 2, अच्छा एक बच गया, एक हम लोग का एक्स वाई वाई जेड, और एक हो जाएगा डी जेड एक्स, ठीक है, एक डी जेड एक्स हो जाएगा, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और एक हमारा डी जेड स्क्वायर। तो ये 5 ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, इन पांचों का स्पेस में अलग अलग अरेंजमेंट होता है। जैसे देखिए डी एक्स वाई जो ऑर्बिटल होता है वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होता है, ठीक। उसके बाद जो डी वाई जेड होगा वो वाई और जेड के बीच में होगा, ठीक है। मान लीजिए वाई है और ये जेड है, अगर ये जेड है तो इसके बीच में होगा,
ऐसा, ठीक है। ये z हमने प्लेन में ऐसे बनाए हैं, ये सामने की तरफ होता है ना, तो ये y और z के बीच में होगा। उसके बाद अगर z और x के बीच में होगा, मान लेते हैं ये z है सामने की तरफ, है ना, कहीं भी बना लीजिए, तो ये z है, ये x है, तो ये ऐसा हो जाएगा। z और x के बीच में होगा, याद रखिए। z सामने की तरफ होता है, x ऐसे और y ऐसे, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे बना लीजिए, x ये y है और यहाँ पे z है, तो ये यहाँ पे बन जाएगा, ठीक। x और z के बीच में ये z है, अगर z ऐसे बनाए तो, क्लियर है। वैसे ही dx स्क्वायर वाई स्क्वायर जो होता है, ये किस में बनता है, तो देखिए ये हमारा है dxy, ये हमारा है dyz और ये हमारा है dzx के बीच में बना है। एक dx स्क्वायर वाई स्क्वायर बना लीजिए, तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर x और y एक्सिस के लॉन्ग ही होगा, है ना, मतलब एक x एक्सिस के लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग। तो जो x और y एक्सिस के लॉन्ग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, dxy, ठीक है। ये हमारा y और z के बीच में होगा, ये हमारा x और y के बीच में होगा। डंबल शेप होते हैं, डबल डंबल है, तो डबल डंबल बना लीजिए, ये ऐसा होगा। ये x और y एक्सिस, तो ये है dx स्क्वायर माइनस वाई एक्सिस, ये एक्सिस के अलॉन्ग है। और एक हमारा dz स्क्वायर, तो z एक्सिस के अलॉन्ग होगा, मान लेते हैं ये z एक्सिस है ना, तो ये ऐसे ही होगा, इस टाइप का x, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा dz स्क्वायर, z एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये हमारे 5 ऑर्बिटल्स हैं, डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं। इन पांचों ऑर्बिटल्स का स्पेस में अलग अलग ओरिएंटेशन होता है, क्लियर है। पांचों का स्पेस में अलग अलग ओरिएंटेशन होता है। तो इसमें याद रखिएगा कि जो ये होते हैं dxy dyz और एक dzx, देखिए dxy dyz और dzx, ये 3 ऑर्बिटल जो होते हैं, ये तीनों होते हैं, इनका ओरिएंटेशन कहाँ होता है, अलोंग दी स्पेस बिटवीन द एक्सिस होता है। और ये दोनों का जो ओरिएंटेशन होता है, ये अलोंग दी एक्सिस होते हैं, अलोंग दी एक्सिस, है ना, एक्सिस के अलोंग होते हैं। जैसे देखिए dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये x और y एक्सिस के अलोंग होता है, और dz स्क्वायर जो है वो z एक्सिस के अलोंग होता है। बाकी ये तीनों जो होते हैं ये अलोंग द एक्सिस है, और ये क्या है, इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस, ये एक्सिस के बीच में होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक। जैसे एक्स वाई है, एक्स वाई एक्सिस के बीच में होगा, वाई जेड एक्सिस के बीच में होगा, जेड एस एक्सिस के बीच में होता है, ठीक है। तो इन बिटवीन दी एक्सिस होते हैं, अलोंग दी एक्सिस होते हैं। तो इसमें ऐसे याद रखिएगा कि 3 इन बिटवीन दी एक्सिस ये रहते हैं, ओरिएंटेड होते हैं, और 2 अलोंग दी एक्सिस ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको बताऊँगा कैसे। जैसे देखिए, तो ये हमारे 5 डी ऑर्बिटल्स हो गए। अब इसमें देखिए, ठीक है, तो एक ये हम लोग बना लेंगे, ठीक। उसके बाद है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब देखिए, अब इसमें याद रखिए जो ऑर्बिटल्स अलोंग दी एक्सिस हैं और कुछ ऑर्बिटल है इन बिटवीन दी एक्सिस हैं, ठीक है। लिगेंड्स जब इस पे अटैक करते हैं तो उनमें रिपल्शन 2 टाइप का है। अगर लिगेंड अलोंग दी एक्सिस अटैक करते हैं तो अलोंग दी एक्सिस वाले ऑर्बिटल में ज़्यादा रिपल्शन होता है, और अगर लिगेंड्स इन बिटवीन दी एक्सिस अटैक करते हैं तो इन बिटवीन दी एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स में ज़्यादा रिपल्शन होता है, ठीक है। अभी उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, है ना। तो स्प्लिटिंग बता देता हूँ। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग कैसे होता है, देखिए। जैसे मान लीजिए आपका डी ऑर्बिटल है 1 2 3 1 2 3 4 5 है इसमें, ठीक। अब हमें पता है कौन कौन से होते हैं। एक तो डी एक्स वाई होता है, एक डी वाई जेड होता है, एक डी जेड एक्स होता है, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, और एक डी जेड स्क्वायर होता है, ठीक है।
ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। अब इसमें देखिए स्प्लिटिंग कैसे होता है, जब भी लिगेंड इनको अप्रोच करता है, लिगेंड इनके पास आता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, पहले जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा तो इनका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है, तो इनको थोड़ा सा हम ऊपर में बना देंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5। जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा इनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी। उसके बाद जैसे लिगेंड और पास आएगा तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा। तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, उसमें स्प्लिटिंग देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है मतलब लिगेंड ज़्यादा है, लिगेंड ज़्यादा है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा लिगेंड आएंगे उतना ज़्यादा रिपल्सन, उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग। तो देखिए ये डी ऑर्बिटल का 2 पार्ट में स्प्लिटिंग होगा, जिसमें देखिए ये जो 3 हैं ये हमारे क्या हैं, इन बिटवीन दी एक्सिस होते हैं, एक्सिस के बीच में होते हैं, तो इनमें रिपल्सन थोड़ा कम होता है, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, नीचे हो जाएगी, इनकी एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये नीचे में आ जाते हैं, इनको हम लोग कहते हैं T2G, ये हमारे T2G ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। और जो अलोंग दी एक्सिस होते हैं, ये दोनों अलोंग दी एक्सिस हैं, तो इनमें रिपल्सन ज़्यादा होता है, तो इनकी एनर्जी जो है तो ज़्यादा हो जाएगी, तो ये ऊपर चले जाते हैं, इनको कहते हैं हम लोग EG, ये हमारे हो जाएंगे EG ऑर्बिटल्स, ठीक है। और इनके बीच में जो गैप होता है इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CSFE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। दोनों में के एनर्जी के इसको डेल नॉट से शो करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो नीचे वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है एक, तो ईच ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, -0.4, इसकी भी -0.4, इसकी भी क्या होगी, -0.4, और ऊपर वाले की एनर्जी इसकी हो जाएगी +0.6, इसकी +0.6। तो ये जितनी एनर्जी रिलीज करते हैं टोटल 4 दुनिया 4 3 12 कितनी है, 1.2, ठीक है। उतनी ही एनर्जी ये ऊपर वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं, 6 + 6 क्या हो गया, 1.2, 0.6 0.6 1.2, तो ये 1.2 एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं। ये माइनस में है मतलब ये क्या करते हैं, ये तीनों ऑर्बिटल एनर्जी रिलीज करेंगे, तीनों मिलके टोटल कितने करते हैं, -1.2 एनर्जी को रिलीज करते हैं। और ये सेम एनर्जी ऊपर वाले ऑर्बिटल क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी प्लस में है, +0.6 +0.6, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रखिएगा, ये एनर्जी रिलीज़ करेंगे, ये एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें याद रखिएगा जो T2G ऑर्बिटल होता है ना, यानी ये नीचे वाले ऑर्बिटल्स जो हैं, ठीक है, तो ये वो ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, ऑर्बिटल्स है ना, विच स्पेस, है ना, विच ओरिएंटेड between the space, है ना, which is oriented between the axis space, एक्सिस के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे ओरिएंटेड होते हैं, है ना, बिटवीन द एक्सिस। दे पॉजेस लोअर एनर्जी, इनके पास लोअर एनर्जी होती है, दे पॉजेस लोअर एनर्जी, दे रिलीजियस एनर्जी, है ना, या ऐसा लिख लीजिए, दे रिलीजियस एनर्जी। ये क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, रिलीजियस एनर्जी। तो आप इसको चाहे तो ऐसा लिख लीजिए, दे रिलीजियस एनर्जी एंड गो टू द लोअर एनर्जी लेवल, है ना। ऑर्बिटल्स विच ओरिएंटेड बिटवीन द एक्सिस स्पेस, है ना, आर कॉल्ड T2G ऑर्बिटल्स, इनको हम लोग T2G ऑर्बिटल्स कहते हैं, है ना। दे रिलीजियस एनर्जी, ये एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, रिलीजियस एनर्जी एंड गेट
इन लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, ये लोअर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं? एक है हम लोग का dxy, dyz है और dzx है ना, ये तीनों हैं जिनकी एनर्जी लेवल कम हो जाती है, एनर्जी रिलीज करते हैं और लोअर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, है ना। तो ऐसा लिख लिए, दे रिलीजेस एनर्जी एंड फॉर्म्स लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, ऐसा लिख लिया, एंड फॉर्म्स लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। तो ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो ये T2G ऑर्बिटल्स हैं। और EG ऑर्बिटल्स क्या हैं? तो EG ऑर्बिटल्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनका ओरिएंटेशन कहाँ होता है? अलोंग द एक्सिस होता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। तो EG ऑर्बिटल्स जो होते हैं, है ना, दे ओरिएंटेड along the axis ये होते हैं। तो दे एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड फॉर्म्स हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, है ना। और क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब्स एनर्जी को एब्जॉर्ब्स करते हैं एनर्जी, एंड फॉर्म्स हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, हायर एनर्जी याद रखिए, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके एग्जांपल कौन कौन से? इजी के यही है, dx² - y²। कौन कौन से इजी के? dx² - y² और dz², यही है अलॉन्ग द एक्सिस, और dz², यही दो ठो हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये EG का केस हो जाएगा। तो एक 2TG है, एक EG है, और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको हम लोग डेल नॉट से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये डेल नॉट से इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस को हम लोग शो करते हैं। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए। अब देखिए होता कैसे है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5 ऑर्बिटल्स। अब इसमें देखिए कोई स्पेस के बीच में होगा, ये स्पेस के बीच में है, ये स्पेस के बीच में है, ये सब स्पेस के बीच में है, और कुछ क्या होते हैं? स्पेस के अलोंग होते हैं। अब लिगेंड आता है, एक्सिस के अलोंग अटैक करता है। तो जब ये एक्सिस के अलोंग अटैक करेगा, तो इसको सिंपल बना देता हूँ, जैसे ये एक्सिस के अलोंग है और ये एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, ऐसे बना लीजिए। ये एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल है। ठीक है, लिगेंड आया, अटैक किया। तो जब लिगेंड अटैक करेगा तो जो एक्सिस के अलोंग है ऑर्बिटल्स, इनमें ज़्यादा रिपल्सन होगा। तो ज़्यादा रिपल्सन होता है तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? हायर हो जाती है। ये क्या हो जाते हैं? ऊपर चले जाते हैं, इनकी एनर्जी हायर हो जाती है। और जो इन बिटवीन द एक्सिस है, जैसे जो यहाँ पे होंगे, यहाँ इनमें रिपल्सन कम होता है, तो इनकी एनर्जी क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में इस तरीके से 2 पार्ट में स्प्लिट होता है, T2G में और एक EG में। क्लियर है? तो इसको कर लीजिए, बना लीजिए। सिमिलरली तो ये ऑक्टाहेड्रल में हो गया, है ना, जबकि 6 लिगेंड हो। लेकिन अगर आपके पास टेट्राहेड्रल है, देखिए नेक्स्ट स्प्लिटिंग हम लोग देख लेते हैं टेट्राहेड्रल में। स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स। स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब 4 लिगेंड्स होंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स 4 लिगेंड्स वाले। तो इनमें क्या होता है याद रखिएगा, जैसे हमारा लिगेंड्स ये है, d ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। इसमें जब स्प्लिटिंग होगी तो देखिए इसमें 2 टाइप की स्प्लिटिंग है। इसमें क्या होगा? इसमें जो अलोंग द एक्सिस है उनकी एनर्जी कम हो जाती है, मतलब ये dx² - y², ये dz²। और जो
इन बिटवीन दी एक्सिस हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, जैसे dxy, dyz और dxz, इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। क्लियर? इनके बीच का जो एनर्जी गैप है उसको डेल नॉट कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लिगेंड्स का अटैक होता है वो इन बिटवीन द एक्सिस होता है ना। जैसे ये हमारा एक्सिस है, अब लिगेंड यहाँ से अटैक कर रहे हैं, 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 तो ये अब एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, ये इन बिटवीन द एक्सिस अटैक करे। तो इन बिटवीन द एक्सिस जो भी ऑर्बिटल होंगे वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा, उनका रिपल्सन ज़्यादा होगा तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे ये एनर्जी रिलीज़ करेंगे, क्या करेंगे, -0.6 इतनी एनर्जी रिलीज़ करेंगे माइनस में, तो यहाँ प्लस में आ जाएगी, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, +0.4 है ना। ये एब्जॉर्ब करेंगे +0.4, तो ये क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक, इनके बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो डेल नॉट होगा, जिसको हम लोग CSF ही बोलते हैं। तो इस तरीके से टेट्राहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल का अपोजिट स्प्लिटिंग होगा, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें जो नीचे वाले हैं इसको 2T, T2 और इसको E बोलते हैं, है ना। उसमें हम लोग क्या T2G बोलते थे और EG बोलते थे, T2 और EG बोलते हैं। अब याद रखिए जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है इसको डेल T से डिनोट करेंगे, वो लोअर होगी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग से। क्यों? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में ज़्यादा लिगेंड्स हैं तो ज़्यादा रिपल्सन है तो ज़्यादा स्प्लिटिंग है ना। वहाँ पे ऑर्बिटल्स के बीच में ज़्यादा एनर्जी गैप होगा। तो अगर इन दोनों में रिलेशन बनाइएगा तो ऐसा होगा कि जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होता है ना, वो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का 4/9 होता है। मतलब कि याद रखिए जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है वो ग्रेटर देन होता है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग के। ठीक है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में ज़्यादा लिगेंड्स होते हैं, ज़्यादा लिगेंड्स होंगे तो ज़्यादा रिपल्सन होगा, ज़्यादा रिपल्सन होगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज़्यादा होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, यानी कि लिगेंड्स के स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक, तो देखिए इसमें याद रखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स में, है ना, वो स्प्लिटिंग किस पे डिपेंड करेगी, लिगेंड्स के नेचर पे डिपेंड करेगी। याद रखिए, तो इसमें लिख लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना, इसको हम लोग और शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CFSE, है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CSFE। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिगेंड्स। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिगेंड्स पे डिपेंड करता है। कैसे, नेचर ऑफ लिगेंड्स। तो देखिए हमें पता है कि दो टाइप के लिगेंड्स होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एक होता है वीक लिगेंड, है ना। तो जैसे देखिए अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में लिगेंड्स मेटल को ईजियर अप्रोच कर लेते हैं, तो वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होता है, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होगी। क्लियर हो रहा है? देखिए इसमें लिख लीजिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, है ना, दे अप्रोच मेटल, है ना, विथ ग्रेटर ईज, आसानी से अप्रोच कर लेते हैं, विथ ग्रेटर ईज, है ना, कॉजेस हाई रिपल्सन, जिसके कारण हाई रिपल्सन होता है, कॉजेस हाई रिपल्सन एंड हाई स्प्लिटिंग, और हाई रिपल्सन के कारण हाई स्प्लिटिंग होती है।
एंड हाई स्प्लिटिंग। और हाई स्प्लिटिंग होगी तो जो ये एनर्जी है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वो भी ज़्यादा होगी। तो क्या होती है? हाई स्प्लिटिंग, है ना। हाई स्प्लिटिंग दैट इज मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE, मोर CFSE वैल्यू मैग्नीट्यूड, इसका और ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा। ठीक, तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी तो वहाँ पे उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। वैसे ही फिर वीक लिगेंड्स की अगर हम लोग बात करते हैं, वीक लिगेंड्स, तो वीक लिगेंड्स में क्या होता है? दे कैन नॉट अप्रोच द मेटल विथ ग्रेटर ईज, है ना। तो ये आसानी से मेटल को अप्रोच नहीं कर सकते, इसलिए रिपल्सन कम होगा, इसलिए स्प्लिटिंग भी कम होगी और इसकी एनर्जी भी कम होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी भी कम होगी, सिंपल, है ना। तो इसमें लिख दीजिए दे कैन नॉट अप्रोच, दे कैन नॉट अप्रोच, है ना, दे कैन नॉट अप्रोच मेटल आयन विथ ईज, है ना। आसानी से मेटल आयन को ये अप्रोच नहीं कर पाते हैं, है ना। इसमें लिख लीजिएगा मेटल आयन, है ना, मेटल आयन, ठीक, आसानी से अप्रोच नहीं कर पाएंगे। अगर ये आसानी से अप्रोच नहीं कर पाएंगे, है ना, कॉजेस लोअर रिपल्सन, जिसके कारण लोअर रिपल्सन होगा, लोअर रिपल्सन। और अगर लोअर रिपल्सन हुआ तो क्या होगा? एंड लोअर स्प्लिटिंग, क्या होगी? लोअर स्प्लिटिंग। और अगर लोअर स्प्लिटिंग हुई तो दैट इज लोअर स्प्लिटिंग, दैट इज लेस CFSE। तो जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? लेस होगी, ठीक है। तो ये दो रीजंस होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होता है तो वहाँ स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, और जहाँ अगर वीक लिगेंड हुआ तो वहाँ पे स्प्लिटिंग कम होगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग ये सीरीज़ बना लेते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसमें देखिए कौन कौन से ऑर्डर क्या होता है लिगेंड्स का, ठीक है। तो देखिए लिगेंड्स का हम लोग ऑर्डर बना लेते हैं। तो इसमें पहले मैं आपको एक राइम बता देता हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, राइम बना लीजिए। देखिए याद करने का एक राइम बना लीजिए। देखिए ऐसा है, आई bought some colorful sweets from, है ना, I bought some colorful sweets from office, है ना, ऑफिस, याद रखिए हमने ऑफिस से कलरफुल स्वीट्स लेके आए, फ्रॉम ऑफिस। लेकिन उसके आगे क्या है? कलरफुल स्वीट्स फ्रॉम नॉट कंटेनिंग वाटर, और उसमें क्या था? कंटेनिंग वाटर, है ना। फिर लिखिए नैन्सी टुक 9 एट कैंटीन कॉरिडोर। नैन्सी ने उसमें से 9 ले लिया, ठीक है, कैंटीन कॉरिडोर में। क्लियर है? तो देखिए आई से हो जाएगा आई माइनस आयोडाइट, बॉट से हो जाएगा Br माइनस, इसको सही कर लिया, आई ब्रॉट, BROUGT, आई ब्रॉट, ठीक है। आई से होगा आयोडीन, Br से हो गया ब्रोमीन, सम कलरफुल, है ना, सम से हो जाएगा SCN थायोसाइनेट, कलरफुल से हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है।
स्वीट्स हो गया। फिर फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से हो जाएगा तुम्हारा ऑक्जिलेट C2O4 2 माइनस ऑक्जिलेटो हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम से हो जाएगा फ्लोरीन, ठीक। और स्वीट से हो जाएगा सल्फाइड, सल्फाइड फ्लोराइड ऑक्जिलेट कंटेनिंग, है ना, कंटेनिंग, स्पेलिंग गलत है, कंटेनिंग कंटेनिंग वाटर, ठीक है। तो कंटेनिंग वाटर में हो जाएगा H2O, है ना। नैन्सी में हो जाएगा NCSN, एक NCN हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, ठीक। थायो हो जाएगा एक NCN, नैन्सी टुक 9 एट कैंटीन, कैंटीन से हो जाएगा तुम्हारा CN, कॉरिडोर से हो जाएगा कोबाल्ट, ठीक है। और एट से हो जाएगा EDTA टाइएमीन, है ना। 9 से हो जाएगा अमाइन यानी NH3, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। और कुछ छूट रहा है क्या, देखो कंटेनिंग्स में हो जाएगा वाटर नैन्सी 8 9 इन कैंटीन कॉरिडोर, है ना, टुक 9, है ना, टुक 9 इन कैंटीन कॉरिडोर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बना लीजिए। तो इसमें क्या है, टुक 9 इन कर लीजिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कर लेते हैं इन, EDTA को बाद में। इन से हो जाएगा हमारा एथिलीन डाइएमीन यानी EN हो जाएगा, है ना। टुक 9 इन कैंटीन कॉरिडोर, ये हो गया। कंटेनिंग वाटर, ठीक है, देखिए हो गया। क्या कंटेनिंग का हो जाएगा ऑक्जिलेटो, ऑफिस, हाँ ठीक, ऑफिस से ऑक्साइड कर लीजिए तब ज़्यादा सही रहेगा। और कंटेनिंग में कर लेते हैं हम लोग ऑक्जिलेटो C2O4 2 माइनस। आई ब्रॉट सम कलरफुल स्वीट्स फ्रॉम ऑफिस कंटेनिंग वाटर, है ना। आई ब्रॉट सम कलरफुल स्वीट्स फ्रॉम ऑफिस, है ना, कंटेनिंग वाटर, ठीक है, कंटेनिंग वाटर। अब यहाँ पे एक छूट गया EDTA, तो इसको लग लिए कंटेनिंग वाटर, है ना, या कंटेनिंग वाटर नैन्सी 8 9, है ना। तो यहाँ पे क्या है, NC टुक की जगह कर लीजिए 8, तो 8 का हो जाएगा EDTA, तो ये भी बन जाएगा EDTA, ठीक, EDTA। तो ये हो जाएगा ऑर्डर, ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबको ऐसे अरेंज कर दीजिए, ठीक। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ये हो जाएगा अमाइन, 9 से अमाइन हो जाएगा, फिर ये EN एथिलीन डाइएमीन, फिर साइनाइड CN, और ये हो जाएगा कोबाल्ट। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। तो ये हमारे लीगेंड्स का ऑर्डर है, क्लियर है। तो कैसे भी राइम करके आप याद कर लीजिए। इसमें याद रखिएगा साइनाइड और कोबाल्ट का सबसे ज़्यादा है ना। जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं तो मेन आपको यहाँ पे वाटर तक का ध्यान रखना है। वाटर से पहले के जितने भी होते हैं वो वीक होते हैं, और वाटर के बाद के जो होते हैं उनको हम लोग स्ट्रॉन्ग में काउंट करते हैं, ठीक है। तो वाटर के बाद वाले जो लिगेंड्स हैं उनको हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बोलते हैं, और जो पहले वाले हैं उसको हम लोग वीक फील्ड लिगेंड्स बोलते हैं, क्लियर है। अब इसी में याद रखिएगा कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे मान लीजिए इधर के जो लिगेंड है ये सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी मतलब याद रखिए, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ठीक, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे तो क्या होगा, डेल नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो पेयरिंग क्या होगा, पेयरिंग कम हो जाएगा, पेयरिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक, पेयरिंग कम हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, क्वेश्चन के हिसाब से बनाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 विथ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड
ठीक, तो देखिए हमें एक क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्या क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4, है ना, D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग विथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो, लिगेंड्स है तो हमें क्या करना है, D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जबकि हमारे पास क्या हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। तो देखिए मान लेते हैं आपके पास D ऑर्बिटल है, ठीक, अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इसमें अगर अब ये 2 पार्ट में, देखिए 2 पार्ट में इसको हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, एक इधर हम लोग स्प्लिट कर देते हैं T2G में और एक इसको EG में स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम लोग कैसे फिल करेंगे, हुन्स के नियम से, 1 2 3। अब ये जो 4th नंबर का इलेक्ट्रॉन है, क्या ये 4th नंबर का इलेक्ट्रॉन इसी में आएगा, T2G में ही फिल होगा, या ये जंप करके ऊपर चला जाएगा? तो ये डिपेंड करेगा आपके स्प्लिटिंग एनर्जी पे, ये जो डेल नॉट की वैल्यू ना, इस पे डिपेंड करेगा कि इनके बीच में स्प्लिटिंग कितनी है। अगर इनके बीच में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, मतलब कि जो डेल नॉट है ना, ऑक्टाहेड्रल के केस की बात कर रहे हैं, जो डेल नॉट है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये ग्रेटर देन हो जाएगा पेयरिंग से, याद रखिए। ये ज़्यादा हो गया तो पेयरिंग से ज़्यादा हो गया, मतलब कि अब ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर में नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, यहीं पे आके पेयर कर लेगा, ये हो जाएगा 4th इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अगर ये सेम केस हमारा वीक लिगेंड के लिए होता है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड केस है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा है, मतलब जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ना, CSFE की वैल्यू है, स्प्लिटिंग वैल्यू, वो ग्रेटर देन होगी पेयरिंग से ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन वहीं पे पेयर कर लेगा, ऊपर जंप नहीं करेगा क्योंकि बहुत एनर्जी गैप है, इसको जंप करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन इसके जगह अगर हमारा वीक लिगेंड होता, याद रखिए, अगर इसकी जगह हमारा वीक लिगेंड होता, वीक लिगेंड के केस में क्या होता, वीक लिगेंड के केस में देखिए यहाँ पे हमारे पास D ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 D ऑर्बिटल है, यहाँ पे T2G बन जाते, 1 2 3, और यहाँ पे EG बन जाता। अब यहाँ पे जो गैप है वो कम है, यहाँ पे क्या होगा, T0 इज़ लेस देन P हो जाएगा। अगर वीक लिगेंड का केस हुआ तो इनके बीच में जो स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब गैप कम हो जाएगा, तो पेयरिंग P की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। P की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो मान लीजिए आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 कैसे फिल होते हैं, 1 2 3 4। चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता, T2G से EG में चला जाता, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, गैप कम है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर करने के बजाय ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये हाई स्पिन हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, स्प्लिटिंग ज़्यादा है तो गैप ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, वहीं पे पेयर कर लेता है। क्लियर है? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो जो पेयरिंग है वो डिपेंड करेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेगा कि वो अनपेयर रहे और ऊपर वाले हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के नेचर यानी लिगेंड के नेचर पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग होगा या नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा, पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग हो जाएगी कम। अगर वीक फील्ड है, स्प्लिटिंग एनर्जी कम, पेयरिंग
ज़्यादा, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसमें चाहे आप ऐसा लिख लीजिए, इसको मैं बना के लिख देता हूँ, फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, डेल नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन पी होगी। अगर ज़्यादा होगी तो यहाँ पे होगी मोर स्प्लिटिंग, मोर स्प्लिटिंग, दैट इज मोर एनर्जी गैप, मोर एनर्जी गैप, एनर्जी गैप किसके बीच में, T2G एंड EG, EG और T2G के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होगा, ये दोनों ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा होगा। एनर्जी गैप अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग टेक्स प्लेस, वहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, ठीक, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे नहीं तो वहीं पे पेयर कर लेंगे, अगर अनपेयर है तो पेयर कर लेंगे, ठीक है। और इसका उल्टा हो जाएगा वीक फील्ड लिगेंड में। वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है, फॉर वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड्स, तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में जो डेल नॉट की वैल्यू है वो लेसर देन हो जाएगी पी से हो जाएगी, तो यहाँ पे एनर्जी गैप कम हो जाएगा, एनर्जी गैप कम, लेस एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, लेस स्प्लिटिंग, लेस एनर्जी गैप कम। और अगर एनर्जी गैप कम हो गया मतलब क्या होगी, पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस, ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, डज नॉट टेक प्लेस, ठीक, मतलब होगी बट ये प्रीफर करेगा कि पहले सिंगल ऑक्यूपाई करे उसके बाद पेयरिंग करे, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी स्प्लिटिंग एनर्जी से, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो उन लोग पेयर नहीं करना चाहेगा, पहले सिंगल ही फिल होगा। और अगर पेयर एनर्जी कम है स्प्लिटिंग से तो पहले वो पेयर होना चाहेगा, फिर पेयर पहले कर लेगा, फिर जाएगा ऊपर एनर्जी के लेवल में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा। तो पेयरिंग एनर्जी डिपेंड करेगी स्प्लिटिंग एनर्जी पे, यानी कि नेचर ऑफ लिगेंड पे, ठीक है। एक लिख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, इसमें लिख लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G में जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनटू माइनस कर देंगे -0.4 से, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 से, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। तो ये हम लोग इस फॉर्मूले से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल सकते हैं, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बर्नर्स थ्योरी, है ना। बर्नर्स थ्योरी हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद एक है बर्नर्स थ्योरी। तो बर्नर ने ये थ्योरी प्रपोज की, है ना। क्यों प्रपोज की थी, इस थ्योरी के थ्रू हम लोग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनके प्रॉपर्टीज़ और उनके स्ट्रक्चर को जान सकते हैं ना। तो बर्नर्स प्रपोज द थ्योरी, है ना, थ्रू दिस थ्योरी, है ना, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स, क्या एक्सप्लेन करती है, एक्सप्लेन्स द structure and properties of various coordination compounds। तो इनकी जो थ्योरी थी, ये थ्योरी बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती थी, ठीक है। देखिए, तो अकॉर्डिंग टू बर्नर्स थ्योरी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनकी दो बैलेंसी होती है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू
दिस थ्योरी coordination compounds have two valencies. Coordination compounds have two valencies, है ना, दो वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। टू वैलेंसीज कौन कौन सी होती हैं? ठीक, कौन कौन सी वैलेंसीज होती हैं? एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, तो पहले लिख लीजिए प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है ना, तो देखिए प्राइमरी वैलेंसी, दिस वैलेंसी इज सेटिस्फाइड, दिस वैलेंसी इज कॉरस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन नंबर। ये मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर की तरह होती है, ठीक है। दिस वैलेंसी इज corresponds this valency is corresponds to oxidation number of metal, मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर के corresponds होती है, and is satisfied by है ना नेगेटिव आयंस के थ्रू ये सेटिस्फाइड होती है, नेगेटिव आयंस, है ना। तो दिस वैलेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल वैलेंसी, इसको हम लोग प्रिंसिपल वैलेंसी भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, इसको हम लोग आयनिक वैलेंसी भी कहते हैं, है ना, आयनिक वैलेंसी भी कहते हैं, और इसको हम लोग आयोनाइजेबल वैलेंसी भी कहते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर ही होता है एक्चुअल में, है ना, और ये नेगेटिव आयंस के थ्रू सेटिस्फाइड होती है ना। इसको हम लोग प्रिंसिपल आयनिक या आयोनाइजेबल वैलेंसी भी कहते हैं। तो एक ये हो गई प्राइमरी वैलेंसी। एक होती है हम लोग की सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो एक लिख लीजिए, बर्नस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की दो वैलेंसी है, एक हो गई हमारी प्राइमरी वैलेंसी, एक लिख लीजिए सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाई द नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल आयंस, है ना, इज सेटिस्फाइड बाई नेगेटिव आयंस, न्यूट्रल आयंस, नेगेटिव या न्यूट्रल्स आयंस के थ्रू ये सेटिस्फाइड होती है, ठीक है। अब इसमें याद रखिए, इट कोरेस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, टू दी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर ही होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉरेस्पॉन्ड होती है, ठीक है। अब इसमें ये भी लिख लीजिए, लीगेंड्स दैट सेटिस्फाई द कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, लीगेंड्स डायरेक्टली अटैच्ड टू मेटल, है ना, जो लिगेंड्स मेटल को डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, है ना, कॉरेस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन, है ना, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉरेस्पॉन्ड्स होते हैं ना, कि कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं, कोरेस्पॉन्ड्स टू
कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, या ऐसा लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड्स आर अटैच टू द मेटल। कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग लिगेंड्स जो है तो मेटल से अटैच्ड होते हैं ना। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी है जो मेनली कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है, ठीक है, ये सेकेंडरी वैलेंसी है। अब इसके हम लोग एग्जाम्पल, तो याद रखिएगा सेकेंडरी वैलेंसी आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है और प्राइमरी वैलेंसी आपके ऑक्सीडेशन नंबर को बताती है, मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को बताती है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिखिए कि हमारे पास है क्रोमियम, ठीक, ये है अमाइन, ठीक, और ये है Cl3। अब इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। तो देखिए प्राइमरी वैलेंसी क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का क्या आएगा, +3, तो प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी +3। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर है, कितने लिगेंड डायरेक्टली अटैच है, 6, तो इसकी हो जाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, प्राइमरी वैलेंसी इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। क्लियर है। तो बस ऐसे याद रखना है कि प्राइमरी वैलेंसी कैसे क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। अब इसी में और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे देखिए अगर हम इसको ऐसे लिख दें CrNH3, यहाँ पे हम लोग 5 ले लेते हैं, यहाँ पे Cl ले लेते हैं, यहाँ पे Cl2 ले लेते हैं। अब बताइए, अब इसका सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गया, 6, लिगेंड्स 6 हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, 6 है, 6 तो पहले भी थे अभी भी 6। प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी, -1 -2 -3 +3, अभी भी इसकी +3 सेम है, प्राइमरी +3 आएगी, सेकेंडरी 6 आ जाएगी, ठीक। और ले सकते हैं हम लोग, अमाइन की जगह कुछ और जोड़ दीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग क्रोमियम और साइनाइड जोड़ देते हैं, है ना, या वाटर जोड़ देते हैं। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम लोग और कौन सा एग्जांपल ले लेते हैं, कोबाल्ट में अमाइन क्लोराइड ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। इसको बना के देखिए, कोबाल्ट में आपके पास है अमाइन क्लोराइड, ऐसा ले लीजिए, ठीक। अब देखिए इसका क्या वैलेंसी होगा, कोबाल्ट क्लोराइड का, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पे देखिए कोबाल्ट के साथ कितने हैं, डायरेक्ट 5 जुड़े हैं, तो इसका सेकेंडरी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर तो 5 ही होगा। सेकेंड इसका वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी कितना हो जाएगा, -3 +3 +3। तो ये डायरेक्ट वही है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि उसका प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, ठीक है। और इसमें कुछ बच गया क्या, एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, क्रोमियम का, मैग्नीज का, है ना। जैसे कोबाल्ट सल्फेट का निकाल लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल है कोबाल्ट, ये ले लेते हैं हम लोग, ठीक, सल्फेट क्लोराइड, जैसे ये है। अब इसका आपको पूछा जाए तो यहाँ पे कितना है, 6, सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 ही हो जाएगा, 6 लिगेंड जुड़े हुए। प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगा, ये 0 है, -1 -2 +2, तो हो जाएगा +2, ठीक, +2। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, एक सेकेंड, -2 -1 +3 हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन, तो प्राइमरी वैलेंसी आ जाएगी +3, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब इसमें ये याद रखिएगा कि जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको हम लोग थिक लाइन से शो करते हैं, ठीक है। जैसे याद रखिएगा, प्राइमरी वैलेंसी इज shown by dotted line से शो करते हैं उसको। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको हम कैसे शो करते हैं, थिक लाइन से। सेकेंडरी वैलेंसी इज शोन बाई थिक लाइन से। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया था अमोनिया का, है ना, क्रोमियम में क्या जोड़ दिया, अमोनिया, 6 Cl2, ठीक। अब इसमें देखिए Cl3 ले लीजिए, ठीक।
अब इसमें हमारा जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कितना आया है, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि +3। सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, 6 है। तो इसको अगर हम लोग शो करेंगे तो क्रोमियम मेटल हो गया, क्रोमियम मेटल है। 6 है सेकेंडरी वैलेंसी, तो 6 बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब ये थिक लाइन से रहेगा, कौन, अमोनिया। तो 6 अमोनिया को हम लोग थिक लाइन से जोड़ेंगे, थिक लाइन से ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक, 6 अमोनिया। तो ये हो गया सेकेंडरी वैलेंसी को थिक लाइन से जोड़ दिए। प्राइमरी वैलेंसी कितना है, 3, तो इसको डॉटेड लाइन से जोड़ दीजिए प्राइमरी वैलेंसी को, तो जोड़ दीजिए। एक हो गया ये, यहाँ पे जोड़ देते हैं हम लोग प्राइमरी वैलेंसी, Cl, एक यहाँ Cl, एक यहाँ Cl, तो ये हो जाएगा प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से और सेकेंडरी वैलेंसी को थिक लाइन से हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक और क्या दिया इसमें, ठीक। तो इसको बना लीजिए, प्राइमरी वैलेंसी हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी हो गया। प्राइमरी को डॉटेड से, सेकेंडरी को थिक से रिप्रेजेंट कर देंगे। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लियर है? आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले समझिए आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म वो है जब कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, ड्यू टू अकाउंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना, ड्यू टू अकाउंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और स्पेशल अरेंजमेंट, डिफरेंशियल अरेंजमेंट्स। तो उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाए या डिफरेंस स्पेस में उनका अरेंजमेंट हो, जिसके कारण उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदल जाती है, तो इसे हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म मेनली 2 टाइप्स के हैं, याद रखिए ना, 2 टाइप्स हैं इसके, जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, है ना। पहला है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या क्या है, एक हम लोग का हो जाएगा आयनिक, है ना, आयनिक आइसोमेरिज्म होता है, सॉरी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। एक है आपका हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म है, ठीक है। एक है हम लोग का लिंकेज आइसोमेरिज्म, एक है हम लोग का कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक। तो ये 4 टाइप के आइसोमेरिज्म हम इसमें पढ़ेंगे, और भी हैं लेकिन पढ़ना इसमें 4 है, ठीक। एक है हम लोग का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया, एक हो गया हम लोग का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सॉरी, स्ट्रक्चरल है और एक स्टीरियो है, सॉरी, एक स्ट्रक्चरल है, ऑप्टिकल या स्टीरियो बोल दीजिए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में देखिए एक होता है हम लोग का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक है हम लोग का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें कर लीजिए, एक है हम लोग का GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और एक है ऑप्टिकल
आइसोमेरिज्म। ठीक, तो ये दोनों पढ़ना है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में आप लोग ये पढ़िएगा मेनली 4 आयोनाइजेशन वाला, हाइड्रेटेड, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन, और स्टीरियो में 2 है, जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल। क्लियर है, तो इनको हम सबको पढ़ना है। चलिए पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आयोनाइजेबल आइसोमेरिज्म और एक हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो पहला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक, इसमें 2 पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक है हम लोग का आयोनाइजेबल या आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखिए इसमें क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में डिफरेंट आयंस दें। अगर 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका फार्मूला सेम हो लेकिन वाटर में डिफरेंट आयन देते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम फार्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम एम्पिरिकल फार्मूला, सेम एम्पिरिकल फार्मूला है या सेम फार्मूला है, बट गिव्स डिफरेंट आयंस, है ना, डिफरेंट आयंस ऑन वाटर में अगर वो डिफरेंट आयंस देते हैं तो हम उनको क्या कहेंगे, आयोनाइजेबल आइसोमेरिज्म या आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जैसे देखिए एग्जांपल, हमारे पास है क्रोमियम, ठीक है, अमाइन ले लेते हैं, ठीक, यहाँ पे ले लेते हैं ब्रोमीन और ये सल्फेट। ठीक, इसको अगर हम लोग वाटर में डालेंगे तो हमें कौन सा वाइट कलर मिलेगा। ये कौन से आयन देता है, सल्फेट आयन देता है सॉल्यूशन में। सल्फेट आयन देगा तो हमें वाइट कलर में सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर हम इसके आयंस इसको इस तरह लिख दें, क्रोमियम NH3, SO4 को अंदर ले आते हैं, ब्रोमीन को बाहर ले जाते हैं। अब इसको अगर हम लोग वाटर में डालते हैं तो हमें येलो कलर का सॉल्यूशन मिलता है, याद रखिए। सल्फेट आयन मिलेगा तो ये वाइट कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, ब्रोमीन आयन मिलेगा तो येलो कलर का सॉल्यूशन देगा। ये सल्फेट आयन देता है वाटर में और ये ब्रोमीन आयन देता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट आयंस मिलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एक है आपका हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। हाइड्रेटेड मतलब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाटर में डिफरेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स देंगे, ठीक है, तो इसको हाइड्रेटेड बोलते हैं। तो देखिए हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, ठीक, आइसोमेरिज्म। तो इसमें लिख लीजिए कि जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड गिव्स डिफरेंट, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है ना, वाटर के डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देते हैं। क्लियर है। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लें, क्लोरीन और वाटर। जैसे मान लीजिए हमारे पास है क्रोमियम और ये H2O, ठीक, इसको हम लोग लेते हैं 5 और यहाँ ले लेते हैं क्लोरीन, बाहर में हो जाएगा Cl2, ठीक। ये कोई भी कलर नहीं दे रहा है ना, ये वाटर में कोई कलर नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कौन से आयन मिलेंगे, क्लोराइड आयन मिलेंगे। इसको हम लोग अगर ऐसे लिख लें, CrH2O, ठीक, यहाँ ले लेते हैं हम लोग 4, ठीक, यहाँ पे ले लेते हैं Cl2 और एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर कर देते हैं H2O.Cl। अब यहाँ पे हमें ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे हमें वाटर का एक मॉलिक्यूल मिलेगा, फार्मूला सेम है। सिमिलरली अगर एक और वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दे तो H2O, इसको 3 कर देते हैं, इसको Cl3 कर देते हैं, ठीक।
तो ये क्या हो जाएगा 3 3 6, यहाँ से एक क्लोरीन हम अंदर ले गए, Cl3, एक सेकेंड, ये Cl3 है ना, यहाँ पे Cl3, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा Cl2, एक यहाँ पे हम लोग का 2H2O, 2 मॉलिक्यूल वाटर के निकाल देते हैं, यहाँ पे Cl आ जाएगा। ये भी कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का। तो इन सभी में देखिए वाटर के अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। यहाँ पे एक भी वाटर का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा, यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो वाटर के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलने के कारण जो आइसोमेरिज्म शो होता है ना, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल मिल रहा है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल मिल रहा है। वाटर के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलने के कारण जो आइसोमेरिज्म शो होता है उसको हम क्या होते हैं, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होता तो ये वॉयलेट कलर का होता है, ठीक। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो वाटर के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जब हमको मिलते हैं तो हम उसे हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्लियर है, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड लिंकेज आइसोमेरिज्म, है ना। तो 4 हैं स्ट्रक्चरल के, जैसे हमने अभी 2 डिस्कस कर लिए है ना, हाइड्रेटेड और आयोनाइजेशन। उसके अलावा 2 और है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में लिगेंड्स को इंटरचेंज कर लेते हैं, है ना। तो इसमें याद रखिएगा, कंपाउंड्स इंटरचेंज दियर लिगेंड्स, ये अपने लिगेंड्स को क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, जिसके कारण उनमें कौन सा आइसोमेरिज्म शो होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास कॉपर है ना, ये अमोनिया है, ठीक। एक ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक आपके पास है प्लेटिनियम क्लोराइड, ठीक। अब ये 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। अगर ये आपस में अपने लिगेंड्स को इंटरचेंज कर लें, क्या कर लें, जैसे देखिए ये बन जाए कॉपर Cl4, ये बन जाए कॉपर Cl4, ये बन जाए, और प्लेटिनम के साथ अमोनिया जुड़ जाए PtNH3 4। तो इन्होंने क्या कर लिया, लिगेंड का इंटरचेंज कर लिया, तो इनके में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आ गया, ठीक है। और एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्रोमियम है, क्रोमियम के साथ अमोनियम है NH3, और ये है 6 क्रोमियम हेक्सामाइन है, और एक है आपका कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ मान लेते हैं ऑक्जेलेट है C2O4 है, ठीक। अब इन लोग भी क्या करें, ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल, इन लोग भी क्या करें, अपने फंक्शन लिगेंड्स को इंटरचेंज कर ले, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्रोमियम, क्रोमियम के साथ आ जाएगा ऑक्जेलेट, ठीक। और कोबाल्ट के साथ क्या आ जाएगा, अमोनिया NH3 6। तो ये इंटरचेंज के कारण जो आइसोमेरिज्म शो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब देखिए नेक्स्ट है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करते हैं जिनके पास एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं, है ना। तो इसमें लिख लीजिए कंपाउंड्स हैविंग एम्बीडेंटेड लिगेंड, जिनके पास एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, हैविंग एम्बीडेंटेड लिगेंड्स शोज, क्या शो करते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कैसे, जैसे देखिए हमारे पास मान लीजिए कि है कोबाल्ट अमाइन, ठीक, और इसमें नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक, ये क्लोराइड, ठीक। अब यहाँ पे जो ये एम्बीडेंटेड है, नाइट्रो क्या होता है, एम्बीडेंटेड। तो देखिए एम्बीडेंट याद रखिए कौन कौन से एम्बीडेंटेड लिगेंड, जैसे थायोसाइनाइड है ना, या नाइट्रेट है, या हमारा और कौन है, कार्बोनाइल है ना। तो ये सब क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल है, ठीक है। साइनाइड है, क्योंकि इनमें 2 डोनर ग्रुप होते हैं, 2 डोनर साइड होते हैं। तो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का N वाला डोनर साइड जुड़ेगा मेटल के साथ, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें CONH3 5ONO, ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे इसका NO2 का O वाला साइड डोनर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एम्बीडेंटेड लिगेंड के डोनर साइड को चेंज कर दिया, यहाँ पे N था, यहाँ पे O है।
तो डोनर साइड चेंज करने के कारण जो आइसोमेरिज्म शो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर है, ये हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद हम लोग देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो टाइप्स हैं, एक है ज्योमेट्रिकल और एक है ऑप्टिकल। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसको हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, याद रखिएगा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो क्यों होता है? ड्यू टू द डिफरेंट पोजीशन ऑफ लिगेंड्स ऑक्यूपाइज इन स्पेस, है ना। तो इसमें याद रखिएगा लिगेंड्स attached to the metal, attached to the metal, है ना, when occupies different, है ना, different position in space, है ना। अगर लिगेंड स्पेस में डिफरेंट पोजीशन ऑक्यूपाइज करता है ना, डिफरेंट पोजीशन इन स्पेस, देन इट शोज क्या दिखाता है, देन इट शोज क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। तो कौन सा डिफरेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, याद रखिएगा, डिफरेंट पोजीशन यानी कि या तो एडजेसेंट पोजीशन में एडजस्ट हो जाएगा, या तो एडजेसेंट पोजीशन में एडजस्ट होता है, या तो क्या होता है एक दूसरे से एडजेसेंट मतलब 90 डिग्री में एक दूसरे से हो जाए। क्लियर है, ठीक है, या तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, या तो अपोजिट यानी कि 180 डिग्री में अरेंज हो जाए। तो लिगेंड्स जब स्पेस में एक दूसरे से या तो 90 डिग्री में यानी एडजेसेंट पोजीशन में अरेंज हो, या तो एक दूसरे से अपोजिट यानी 180 डिग्री में अरेंज होता है ना, तब वो कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना, इन स्पेस, देन इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये याद रखिए, आइसोमेरिज्म। जैसे देखिए अगर लिगेंड स्पेस में 90 डिग्री में अरेंज है ना, तब वो कौन सा आइसोमेरिज्म का फॉर्म बनाता है, सिस। और जब अपोजिट लिगेंड्स एक दूसरे के अपोजिट 180 डिग्री में अरेंज होते हैं, तब वो ट्रांसफॉर्म बनाते हैं। तो एक सिस फॉर्म बनाते हैं, एक ट्रांसफॉर्म बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, तो जो सिस फॉर्म होता है इसको हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, याद रखिएगा, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, क्या बोलते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक, देखिए इसमें ऐसा याद रखिए, जो सिस फॉर्म होता है, सिस फॉर्म आइसोमेरिज्म का जो सिस फॉर्म होता है, इसमें जो लिगेंड होता है वो ऑक्टाहेड्रॉन से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और जो ट्रांसफॉर्म होता है ऑक्टाहेड्रॉन से 180 डिग्री का एंगल बनाता है। चलिए मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास Ma2B2 टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दो लिगेंड है A और B, है ना। तो इसको हम लोग दो टाइप से अरेंज कर सकते हैं। कैसे, मेटल है, मेटल में है A, ठीक है, तो A जब एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हो, लिगेंड्स आप एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो यानी एडजेसेंट पोजीशन पे हो, ऐसा, ठीक, A कितना है 90 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री, यहाँ से B ये भी कितना है 90 डिग्री, ठीक। ये है एडजेसेंट कंडीशन में, इसको बोलते हैं सिस फॉर्म या सिस अरेंजमेंट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सिस फॉर्म में अरेंजमेंट है। अगर हम इसको 90 डिग्री में अरेंज कर दे तो यानी A से 90 डिग्री 180 डिग्री पे है, B से 180 डिग्री पे, ये अब हो गया 180 डिग्री में, अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म, ठीक। तो एक सिस फॉर्म बनता है और एक ट्रांसफॉर्म बनता है। सिस फॉर्म तब बनता है जब लिगेंड्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, ट्रांसफॉर्म तब बनता है जब लिगेंड्स एक दूसरे से 180 डिग्री पे होते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
अब इसके हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं, कितने कितने टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। देखिए, तो हम लोग बनाते हैं फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पहले, है ना, पहला बनाते हैं फॉर, अच्छा टेट्राहेड्रल के लिए पहले बना लीजिए फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, ठीक है। तो देखिए, पहला इसमें हम लोग टाइप देखते हैं Ma2B2 टाइप का, है ना। इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमारे पास है प्लैटिनम, प्लैटिनम में हम लोग जोड़ देते हैं अमाइन, ठीक, अमाइन के 2 ले लेते हैं, क्लोराइड के 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास प्लैटिनम है, प्लैटिनम में हम लोग अमाइन को 90 डिग्री में रख देते हैं, ठीक, और क्लोरीन को भी 90 डिग्री में, तो ये इसका सिस फॉर्म बन जाएगा। अब इसका जो आइसोमर फॉर्म होगा वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म, मतलब कि अब प्लैटिनम में हम लोग क्या कर दें, अमाइन को अपोजिट कर देते हैं 180 डिग्री में, और क्लोरीन को भी अपोजिट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांसफॉर्म, ये हमारा सिस फॉर्म है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। तो एक हो गया हमारा Ma2B2 टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। एक हम लोग ले सकते हैं Ma2BC टाइप का, ठीक है। तो ये A2B2 टाइप का हो गया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक हम लोग ले लेते हैं Ma2BC टाइप का, मतलब 2 डिफरेंट है। जैसे मान लो अमोनिया है, इसमें क्लोरीन है, तो इसमें एक ऐसा कर लेते हैं, एक क्लोरीन ले लेते हैं और एक ले लेते हैं नाइट्रो NO2, ठीक। तो ये हो जाएगा A2BC टाइप का, क्लोरीन है और ये B और C 2 डिफरेंट हो गए, ठीक है। तो ये भी सिस फॉर्म देगा। जब अमाइन 90 डिग्री पे होगा एक दूसरे से तो सिस, और जब 180 डिग्री पे होगा तो ट्रांस। तो जैसे देखिए, ये यहाँ पे अमाइन को हम लोग 90 डिग्री यानी एडजेसेंट पोजीशन पे रख देते हैं, ठीक। उसके अलावा क्लोरीन और नाइट्रो, तो ये क्या हो जाएगा, सिस फॉर्म। अब अमाइन को 180 डिग्री में रख दीजिए, तो ये प्लैटिनम, एक अमाइन इधर, एक अमाइन इधर, ठीक, 180 डिग्री में, यहाँ पे नाइट्रो, यहाँ पे क्लोरीन, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म। जहाँ पे अमाइन सेम टाइप का लिगेंड अगर 90 डिग्री पे है तो सिस, सेम टाइप का लिगेंड अगर अपोजिट डिग्री पे है तो क्या हो जाएगा, ट्रांस। तो एक ये हो गया Ma2BC टाइप का। एक हम बना सकते हैं MABCD टाइप का, ठीक है। तो एक पहला टाइप वो हो गया, दूसरा टाइप ये हो गया। एक और तीसरा टाइप का बना लीजिए, एक हम लोग बना लेते हैं MABCD टाइप का, यानी चारों डिफरेंट हो। इसमें भी सिस ट्रांस बना सकते हैं, नहीं इसमें सिस ट्रांस नहीं, इसमें डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे। जैसे देखिए, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्रोमियम, है ना, इसमें जोड़ देते हैं हम लोग अमोनिया, 4 डिफरेंट होती है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ठीक, एक क्लोरीन और एक ले लेते हैं, चलिए फिनाइल, मतलब 4 डिफरेंट होने चाहिए, फिनाइल ले लेते हैं, ठीक। तो चलिए ये हमने ले लिया। अब इसमें चारों डिफरेंट है, चारों लिगेंड्स डिफरेंट है, ठीक है। क्रोमियम के साथ मेटल लिया है, 4 डिफरेंट इसमें जोड़ दिए। तब इसमें क्या करिए, चलिए, या इसमें और कोई एग्जांपल लेना है क्या, देखिए और कोई एग्जांपल अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। एक तो ये हो गया, प्लैटिनम के साथ ही ले लेते हैं ना, क्रोमियम तो हमारा हेक्सा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में आ जाएगा, तो प्लैटिनम में ले लेते हैं, चलिए, ठीक। ये चारों अलग हैं। तो देखिए इसमें कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, 3 टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है, 3 टाइप का। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास MABCD है, तो इसको जैसे मान लीजिए हमारे पास A है, तो इसका अरेंजमेंट कैसे हो सकता है, जब ABCD हो, ये पहला टाइप का ये बन सकता है। दूसरा टाइप इसका क्या बन सकता है, जब आपके पास ACBD हो, ये दूसरा टाइप बन जाएगा। तीसरा टाइप इसका क्या बन सकता है, जब आपके पास ACDB हो, तो ये हमारा तीसरा टाइप बन सकता है। तो इस तरीके से हम लोग लिगेंड के अलग अलग अरेंजमेंट करके अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं,
सिमिलरली हम लोग इसका भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास मेटल में है प्लैटिनम, तो प्लैटिनम कर लीजिए। अब इसमें चारों को जोड़ दीजिए। एक तरफ मान लीजिए हमने अमाइन जोड़ दिया, एक हमने अमोनिया हाइड्रोक्साइड जोड़ दिया, ठीक, एक हमने क्लोरीन जोड़ दिया, एक हमने पी बाई फिनाइल जोड़ दिया, एक ये बन गया। एक हम लोग क्या लेते हैं AC, यानी अमोनिया को इससे, तो ये हो जाएगा अमाइन, यहाँ पे NH2OH हो जाए। अच्छा अमाइन तो हो ही गया। क्लोरीन को जोड़ दीजिए, यहाँ पे क्लोरीन कर लेते हैं, यहाँ पे NH2OH कर लेते हैं और यहाँ पे PY कर लेते हैं। तो एक ये प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे प्लैटिनम। और एक ले सकते हैं ACDB, है ना, तो ये अमाइन, यहाँ पे अमोनिया क्लोरीन, ठीक, और यहाँ पे D को पहले कर दीजिए, यहाँ पे PY हो जाएगा और ये होगा NH2OH। देखिए 3 डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन हम इसमें बना सकते हैं, ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब 4 लिगेंड इसमें जुड़े रहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो इसमें हमने बना लिया MA2B2 टाइप का बना लिया, हम MA2BC टाइप का बना लिया, एक हमने बना लिया MABCD टाइप का, ठीक। तो ये टाइप के हम लोग अलग अलग सिस और ट्रांस कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। क्लियर है? सिस और ट्रांस कॉम्बिनेशन इसमें आप बना सकते हैं। तो ये हमारे टेट्राहेड्रल नहीं, मतलब देखिए, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स हो गए जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, जो हम लोग के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं, है ना, इसमें हमें 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। एक तो हमारा टेट्राहेड्रल मिलता है और एक हम लोग का क्या मिलता है, एक मिलता है हम लोग का स्क्वायर प्लेनर। शुरू में जो हम लोग पढ़े थे स्क्वायर प्लेनर, तो यही चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे टेट्राहेड्रल जो है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, क्योंकि टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है, मेटल इधर लिगेंड, इधर इधर पीछे और एक इधर, इस टाइप का होता है। यहाँ पे रिपल्सन मैक्सिमम होता है, मतलब ये सिस ट्रांस स्ट्रक्चर नहीं दे सकता। क्लियर है? इसका टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस टाइप का होता है, 3 जो, एक पीछे 2 इधर प्लेन में और एक ऊपर। तो ये यहाँ पे रिपल्सन मैक्सिमम होता है ना, असिमेट्रिक स्ट्रक्चर है इसका, तो यहाँ पे रिपल्सन मैक्सिमम होगा। तो याद रखिएगा जो टेट्राहेड्रल है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देता है। टेट्राहेड्रल जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, टेट्राहेड्रल होता है और एक क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। तो याद रखिएगा जो टेट्राहेड्रल है इसका स्ट्रक्चर में यहाँ रिपल्सन मैक्सिमम है, असिमेट्रिक स्ट्रक्चर रिपल्सन मैक्सिमम। तो यहाँ पे लिगेंड्स सिस ट्रांस में, यानी कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर में जो मेटल है, मेटल के साथ लिगेंड एक स्क्वायर प्लेन में अरेंज होते हैं, है ना, और इनके बीच में जो रिपल्सन है वो बैलेंस होता है। तो ये सिस ट्रांस शो कर सकते हैं। यहाँ पे लिगेंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। लिगेंड यहाँ पे अपने पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिगेंड का पोजीशन चेंज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल शो नहीं करता है, स्क्वायर प्लेनर ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। यहाँ पे जो मैं टेट्राहेड्रल गलती से लिख दिया था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये है फॉर स्क्वायर प्लेनर, है ना, स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि टेट्राहेड्रल तो शो ही नहीं करेगा। असिमेट्रिक स्ट्रक्चर, लिगेंड में रिपल्सन अनइक्वली होगा, लिगेंड्स अपनी पोजीशन को इंटरचेंज नहीं कर पाएंगे, है ना। यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, इक्वल रिपल्सन होता है, ठीक है। तो केवल स्क्वायर प्लेनर में ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ये याद रखिएगा ना। इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे हम लोग जितना भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्या है, ये सब स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो अलग होता है। तो एक तो ये हो गया हम लोग का। तो हमने 3 टाइप का बना लिया, एक A2B2 टाइप का, A2BC टाइप का, MABC टाइप का। मान लीजिए आपके पास बाइडेंटेड लिगेंड है, तो एक बाइडेंटेड लिगेंड के लिए बना लीजिए। देखिए इसमें लिख लीजिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स है ना, आइसोमेरिज्म है ना, आइसोमेरिज्म शोन बाई, किसके द्वारा, शोन बाई
असिमेट्रिक बाइडेंटेड, असिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड। तो बाइडेंटेड लिगेंड के द्वारा जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आइसोमेरिज्म बनेगा वो देख लेते हैं। तो देखिए, से मान लीजिए कि आपके पास मेटल है, ठीक, इसमें बाइडेंटेड लिगेंड को हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग NH2, ठीक, ऐसे जुड़ेगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये ऐसा COO, ये ऐसा, ठीक, ऐसा हम लोग जोड़ दिए। बाइडेंटेड है, एक अमोनिया, एक ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, एक ये हमारा जो है CO, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्लेटिनम से ग्रुप बनाएगा, ठीक है, ऐसे बना लीजिए, इधर भी बना लीजिए। तो जब दोनों एक दूसरे के सेम साइड हैं, जैसे यहाँ पे फिर से NH2 को जोड़ दीजिए, NH2 लोन पेयर डोनेट किया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और इसने इसको, तो ये सेम साइड है, ठीक है, सेम साइड है, मतलब ये कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री पे है तो ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा, सिस फॉर्म। अब इसको अगर हम लोग पलट दें, है ना, बाइडेंटेड का केस पलट दीजिए, तब इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं CO, यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं NH2, ठीक, और इसको जोड़ दीजिए। सिमिलरली यहाँ पे भी NH2 180 डिग्री पे कर देते हैं दोनों को, और यहाँ पे कर दीजिए C डबल बॉन्ड O, ठीक। तो ये बन जाएगा आपका ट्रांसफॉर्म। इसको हमने क्या कर दिया, पलट दिया, तो ये बन गया ट्रांसफॉर्म। तो बाइडेंटेड लिगेंड के लिए भी आप सिस और ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, टेट्राहेड्रल जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, स्क्वायर प्लेनर ही केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। क्लियर है? तो इसको भी आप ऐसे करके बना लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, यानी कि हम लोग जो अभी बना रहे हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है तो MA4 है ना, या MA3B या MAB3 टाइप के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। याद रखिए, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए MA4 है, तो ये सभी चारों सेम ही है, तो इनको कहाँ पोजीशन चेंज करेंगे, वही मिल जाएगा। 3 है तो 3 सेम है, इनको भी चेंज करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे B 3 है तो B को भी चेंज करेंगे तो इससे भी हमको 2 डिफरेंट पोजीशन नहीं मिलेगी। तो ये तीनों जो हैं तो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, याद रखिएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए सिर्फ कौन शो करता है, सिर्फ हमारा स्क्वायर प्लेनर में ही शो होता है, टेट्राहेड्रल में भी शो नहीं होता। याद रखें, टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता, सिर्फ हमारा स्क्वायर प्लेनर में ही शो होगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। ऑप्टिकल में स्टीरियो, या एक सेकेंड, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के लिए कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाए, है ना, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए निकालते हैं, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बनाइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 6, ठीक। तो देखिए इसमें आपको कितने टाइप के, यानी कि किस टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो याद रखिए इसमें जैसे MA4B2 इस टाइप का हो, या MA2B4 इस टाइप का हो, या MA3B3 इस टाइप का हो, या MA4, ये 4 है ना, MA4BC टाइप का हो,
क्लियर है। तो ये सभी हमारे क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं इस टाइप के जितने भी लिगेंड है। क्लियर है, MA3B3 टाइप का हो या ऐसा कर सकते हैं MA3, ठीक, P3 हो गया, 3 2 3 और 3 6, A3B3 हो गया, BCD, है ना। तो मेन इतने ही टाइप के लीजिए, ये हैं हमारे जो मेनली आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है, इतने टाइप के। कौन, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब जैसे मान लीजिए पहला हम लोग एग्जांपल लेते हैं इसका MA4B2 का, ठीक है, MA4B2 का। तो इसमें कैसे अरेंजमेंट होता है, तो देखिए मैं जैसे हमारे पास M है, इसमें हम लोग 4A को अरेंज कर दिए, ठीक, 4A को आप अरेंज कर दिए, ऊपर में हो गया B, एक फॉर्म ये हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इसमें अब बस आप इसको चेंज कर दीजिए, B को, जैसे M है, अब इसको चेंज कर दिए तो इसका मान लीजिए क्या बन गया, अपोजिट है, तो ये हो जाएगा हम लोग का ट्रांसफॉर्म, B भी अपोजिट हो गया तो ट्रांसफॉर्म। अब इसको अगर हम ऐसे कर दें, एक तरफ B ले लीजिए, एक तरफ A ले लीजिए, ठीक, फिर यहाँ पे B, यहाँ पे A, यहाँ पे B क्या हो गया 90 डिग्री पे, तो ये बन जाएगा सिस फॉर्म। क्लियर है, तो ऐसे करके आप सिस और ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट और देखते हैं, नेक्स्ट जैसे मान लीजिए आपके पास और कौन सा एग्जांपल है, हाँ, तो इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं MA4B का। जैसे मान लीजिए हमारे पास है कोबाल्ट और ले लेते हैं अमाइन NH3, और यहाँ पे 4 ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं क्लोरीन, ठीक है, Cl2, ठीक, MnH3Cl2, ठीक है, ये हो गया A4B2 का, बाहर में एक Cl हो जाएगा। तो ये इसके एग्जांपल है। इसका हम लोग बना सकते हैं, 4 अमाइन है, 2 क्लोरीन है, जब 2 क्लोरीन अपोजिट हो जाएगा तो ट्रांस बन जाएगा, यहाँ B की जगह क्लोरीन कर लीजिए, जब 2 क्लोरीन एक दूसरे का एडजेसेंट हो जाएगा तो सिस हो जाएगा। तो ये आप इसका एग्जांपल लेके बना सकते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया MA4B2 टाइप का, और बना लीजिए। अब इसमें एक याद रखिए कि जो, अच्छा मिट गया क्या, A2B4 A3B3, एक बना लीजिए M क्या था A4BC टाइप का, ठीक। ये अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए इस टाइप का अगर कोई हमारे पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड MA3B3 टाइप का, तो याद रखिएगा जो MA3B3 टाइप का कंपाउंड होता है, ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, है ना, ये सिस ट्रांस शो नहीं करता। उसके बजाय ये कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाता है, इसमें हमें 2 टाइप का दिखता है। इसमें हम लोग को एक फेशियल, यानी कि एक फेशियल प्रोडक्ट मिलता है, और एक हमें मेरोटो यानी FEC, इसको शॉर्ट में लिखेंगे, एक मेरोटोनियल, ठीक, यही है ना, मेरोटोनियल। तो एक हम लोग को सिस मिल जाएगा और एक आपको मेरोटोनियल मिल जाएगा। क्लियर है, तो इसको कर लीजिए, एक हम लोग को सिस और एक है मेरीडियोनियल, इसको सही कर लीजिए, मेरीडोनियल, ठीक। MA3B3 टाइप का अगर कंपाउंड है तो ये आपको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं देगा, ये कौन सा देगा, या तो फेशियल देगा या तो मेरीडोनियल देगा। देखिए ये होता क्या है, इसको ठीक से समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास मेटल है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट में हम लोग 3 अमाइन 3 क्लोराइन ले लेते हैं, 3 क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है। या तो आप इस ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके पास अमाइन है, कोबाल्ट में 3 अमाइन ले लीजिए और 3 नाइट्रेट ले लेते हैं, NO2, ठीक, 3 ये ले लेते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ठीक। तो या तो ये फेशियल प्रोडक्ट देगा या मेरीडोनियल प्रोडक्ट देगा। अब देखिए कैसे बनता है, इसको मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे पहला एग्जांपल के साथ लीजिए, फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है कोबाल्ट, ठीक। कोबाल्ट में हम लोग 3 अमाइन को ऐसे जोड़ेंगे, जैसे देखिए एक अमाइन आप यहाँ जोड़ दीजिए, ठीक, एक अमाइन हम लोग कितना है, 6 है ना टोटल, तो पहले 6 में जोड़ दीजिए, एक यहाँ पे होगा, ठीक, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे कर लीजिए, ठीक,
एक यहाँ पे कर लीजिए, कितने हैं, 3 3 हो गए। उसके बाद ये क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, ठीक है। अब इन सबको ऐसे जोड़ दीजिए, ये, ठीक है। ये ऐसा कर लीजिए, एक यहाँ पे अमाइन ले लीजिए और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग क्लोरीन, ऐसा, ठीक। अब देखिए ये ऐसा, ये और ये, ठीक है, ये। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारा है 3 अमाइन का ग्रुप, ये जो 3 अमाइन का आपको ग्रुप दिख रहा है, इसका अगर हम लोग एक ये बनाएं, इसको सबको जोड़ दीजिए, एक ट्रायंगल के फॉर्म में ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक, ये ऐसा। तो ये जो बनेगा, ये क्या है हमारा, ये हमारा फेशियल प्रोडक्ट, इसको बनते हैं फेशियल प्रोडक्ट, क्लियर है। ये बन जाएगा हमारा फेशियल, ये बन जाएगा हमारा फेशियल, ठीक। सेकंड, एक होता है फेशियल और एक हम लोग बना सकते हैं मेरिडोनियल। मेरिडोनियल कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, ठीक है, तो इसका बना लीजिए 1 2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये और ये, ठीक है, ऐसे बना लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्लोरीन जोड़ दिए, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ठीक है। अब इन तीनों क्लोरीन को अगर हम लोग मिला दें, एक सेकंड रुक जाइए, है ना, ऐसा बना लीजिए। हमारे पास 3 क्लोरीन है, इसको ऐसे बना लीजिए, एक ये कर लीजिए, एक ये कर लीजिए, एक ये कर लीजिए, ठीक है, ऐसा। इसको अलग रखिए, इसको अलग रखिए, इसको अलग रखिए, ठीक। 3 3 6 बनना चाहिए। तो एक हम लोग क्या बना लेते हैं, एक हम लोग को बनाना है ये, तो एक ये बन गया। सेकेंड हम लोग बना लेते हैं ऐसा 4 में ऊपर और नीचे, ठीक है। तो इसको आप ऐसा बनाइए जिससे कि जैसे मान लीजिए कोबाल्ट ऊपर नीचे 1 2 3 4 हम लोग बीच में ले लिए, ठीक है। तो देखिए एक हम लोग यहाँ क्लोरीन ले लिए, एक क्लोरीन हम यहाँ ले लिए, एक क्लोरीन यहाँ ले लिए, बाकी में अमाइन जोड़ दिए। ठीक से समझते जाइए, इसको मैं बताऊँगा कैसे बनाएं, ठीक। अब इसका एक ट्रायंगल बना दीजिए, ये ट्रायंगल हम लोग इसका बना देते हैं, ये ट्रायंगल बन गया, ये बन गया हमारा मेरिडोनियल, ठीक है, ये हमारा मेरिडोनियल। अब दोनों में फ़र्क देखिए, दोनों को हमने बनाया कैसे है। जो फेशियल बना है, तो देखिए जो ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए ध्यान से समझिए। ऑक्टाहेड्रल का जो हमारा स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल का वो कैसा होता है, वो हमारा होता है स्क्वायर बाइपिरामिडल, मतलब कि इस टाइप का। जैसे ये मेटल है, ये इसको मिलाएंगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा, और बाइपिरामिडल होता है, इन सबको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा। तो जब हम लोग स्क्वायर में जो लिगेंड्स हैं उसको हम लोग पिरामिडल, जो पिरामिडल पोजीशन पे लिगेंड है उसके साथ जोड़ के ट्रायंगल बनाए हैं। पिरामिडल पोजीशन पे जो लिगेंड है उसके साथ हम लोग जोड़ के जो ट्रायंगल बनाते हैं, तो उससे बनता है फेशियल प्रोडक्ट, क्लियर है। और जो हमारे स्क्वायर के लिगेंड है, जैसे ये लिगेंड, स्क्वायर के ही 3 लिगेंड को लेकर के जब हम लोग ट्रायंगल बनाए हैं, स्क्वायर के ही 3 लिगेंड को लेकर जब हम लोग ट्रायंगल बनाए हैं, तो क्या बना है, मेरिडोनियल बना है, याद रखिएगा। तो जब पिरामिडल लिगेंड को लेकर के बनाते हैं ट्रायंगल, तो उसमें से फेशियल बन जाता है, और जब स्क्वायर के लिगेंड को लेकर के बनाते हैं तो क्या बन जाता है, मेरिडोनियल बन जाता है। तो ये हो गया हम लोग का, जब हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड लेते हैं। अब मान लीजिए हम लोग देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बाइडेंटेड लिगेंड है, तो लिख लीजिए फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैविंग बाइडेंटेड लिगेंड्स, है ना, बाइडेंटेड लिगेंड्स। अगर ऑक्टाहेड्रल में बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं तो ये भी क्या करते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं, है ना। हैविंग बाइडेंटेड लिगेंड्स शोज, क्या शो करते हैं, शोज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ये भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं, याद रखिए, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेंगे। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए किस टाइप के हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मान लीजिए इस टाइप का है, M, है ना। अगर हमारे पास इस टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कौन सा ले लें, एक ले लीजिए MAA2B2, इस टाइप का ले लेते हैं। या हमारे पास है MAA2BC, इस टाइप का कंपाउंड है ना।
बाइडेंटेड लिगेंड के साथ है। तो जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है CO, है ना, COEN होल्ड ट्वाइस एथिलीन डाईएमीन, बाइडेंटेड है, Cl2, है ना। ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, MA2B2 टाइप का है, ठीक है। तो ये भी क्या बनाएगा, सिस और ट्रांस कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। तो इसका भी बना लीजिए, देखिए कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट में हमारा हो जाएगा क्लोरीन, क्या होता है क्लोरीन। तो देखिए इधर इधर EN जोड़ देते हैं, एक EN, अब ये 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है तो इधर एक EN हो जाएगा, एक EN इधर जोड़ दीजिए, ठीक। क्लोरीन इधर हो जाएगा, एक क्लोरीन इधर हो जाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो एक तो ये हमारा बन सकता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री पे है तो ट्रांस, ये बन जाएगा ट्रांस, ठीक। नेक्स्ट आप अगर इसको ऐसे बनाते हैं कि हमारे पास कोबाल्ट है, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे हम लोग EN जोड़ देते हैं, ठीक है, और एक यहाँ पे EN जोड़ देते हैं, ठीक, और एक यहाँ पे EN जोड़ दीजिए। तो एक EN ये हो गया, एक EN ये हो गया, और एक EN यहाँ जोड़ देते हैं, EN यहाँ पे जोड़ दीजिए, ठीक। ये 2 हो गए, क्लियर है। तो 2 EN को हम लोग इधर जोड़ दिए, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इधर, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इधर, है ना। नीचे वाले से बना लिया, एडजेसेंट हो गया। हमारे कितने होते हैं टोटल 4, तो 4 करके बनाइए, एक इधर बनाइए, एक इधर बनाइए, तो यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, ठीक है, और एक इधर EN, एक इधर EN बना लीजिए। तो एक EN हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये ऐसे जुड़ गया, एक EN हो जाएगा यहाँ पे, ये ऐसे जुड़ गया। तो यहाँ पे EN क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया, तो ये क्या बन जाएगा हमारा सिस फॉर्म, ये बन जाएगा सिस। याद रखिएगा जो बाइडेंटेड है वो 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा ना, तो 2 ग्रुप्स के साथ जुड़ जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा सिस। तो ये हो जाएगा बाइडेंटेड लिगेंड का केस, है ना। तो इसमें भी हम लोग सिस और ट्रांसफॉर्म आइसोमर बना सकते हैं, क्लियर है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का बाइडेंटेड केस हो गया।